हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का ये 5वां वीडियो। और ये आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि इसमें प्रीवियस ईयर PYQ को जरूर ऐड करिए। तो इसमें मैंने PYQ को ऐड कर रखा है। सेट नंबर 1 है उसका ये पूरा। और आपको ये पता होगा कि एक बार जब एग्जाम कराता है हमारा ESB आयोग, तो एक बार में लगभग 50-55 सेट पेपर होते हैं एक महीने के अंतर्गत। तो इन पेपरों में आप सब मान के चलिए 30 क्वेश्चन पर पेपर, टोटल हमें 1500 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण मिल जाते हैं। और आयोग का हमारा पैटर्न लगातार रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट बहुत करता है। तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि यदि आप इन 1500 क्वेश्चंस, ये एक सब्जेक्ट के हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको वहां डायरेक्ट ना मिल जाए। तो जरूरी हमारे लिए ये होगा कि पहले हम इन्हें सारा कंप्लीट कर लें। अब चूंकि दिक्कत ये है कि आयोग ने जो जारी करे हैं प्रश्न पत्र, उसमें गलतियां भी कुछ हैं। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन गलतियों को, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करके, जो यदि गलत भी है आयोग की आंसर की में, तो उसको मैं सही करके आपको बताऊं। तो इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप तैयारी करिए अच्छे से, और अच्छे से आप जो है इस बार जो है सिलेक्शन पा करके जो है MP में गवर्नमेंट एक टीचर बनिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, ग्रॉस मोटर स्किल इज। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि जो है ग्रॉस मोटर स्किल ऑप्शन है आपकी, राइटिंग, चित्रकारी, लिखना, चित्रकारी, चलना और पकड़ना। तो इसका जो है स्थूल ग्रॉस पूछा है जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। सही उत्तर है वॉकिंग। इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है फाइन मोटर स्किल, यानी सूक्ष्म क्रियात्मक स्किल, और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, और इसका होता है स्थूल। इसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है और इसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी आएंगी? इसके अंतर्गत जैसे छोटी लिखना हो गया, हमारा ड्राइंग करना हो गया, है ना। और इसी के साथ साथ कुछ टूल्स यूज करना, जैसे कैंची पकड़ना, चाकू का यूज करना, ड्रेसिंग करना, शर्ट पहनना, बटन लगाना। मतलब जो छोटे हैं, छोटे छोटे खिलौनों से जैसे खेलना, टॉयज जो हम बैठ के खेलते हैं, तो उसमें ज्यादा हमारी एक्टिविटी नहीं होती है ग्रॉस मोटर से स्किल की। तो ग्रॉस में क्या आएगा? इसमें जिसमें ज्यादातर मांसपेशियों की जो है यूज होती हैं, बड़ी मांसपेशियां, जैसे चलना, हमारा दौड़ना, और इसी के साथ साथ चढ़ना और उठाना कुछ सामान। तो ये सब सब किस में आ जाएगा? ये हमारा ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा, यानी स्थूल गतिक कौशल। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ये प्रश्न क्या है, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, तो हमें भूलना बिल्कुल नहीं है। तो सिर से पांव तक जो है, ये हमारा विकास का निश्चित क्रम पाया जाता है। और इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। इसको जो सिर से पैर तक है, इसको बोलते हैं, अच्छे से याद रख लेना है, सिफेलो कॉर्डल। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सिफेलो कॉर्डल। क्या है? सिर से पांव तक। और जो दूसरा सिद्धांत है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी मोडिस्टिल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी मोडिस्टिल। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी जो है बालक के विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर। इसका मतलब पहले यदि रीढ़ की हड्डी बन रही है, उसके बाद जो है बनती हैं भुजाएं, हमारी मांसपेशियां, उसके बाद जो है हाथ की अंगुलियां। एक ये क्रम पाया जाता है शारीरिक विकास का बच्चे में। तो दो सिद्धांत हैं, सिफेलो मॉडल, जो कि सिर से पैर तक है, यानी पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद जो है नीचे का विकास होता है पैरों तक का। फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें माना गया है कि केंद्र से बाहर की ओर, ये बिल्कुल एक एक लाइन याद रखनी है इसको, केंद्र से बाहर की ओर। ये सीधे लाइन पूछ ली जाती है कि केंद्र से बाहर की ओर विकास बच्चे का किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन में प्रॉक्सी मोडिस्टिल लगाना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला है, तो विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो माता पिता का स्वास्थ्य, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, परिवार का सामाजिक संबंध, या परिपक्वता एवं सीखना। तो विकास के जो निर्धारक हैं,
तो डिटर्मिनेंट्स जो पूछा है, इसका जो सही उत्तर है वह है आपका परिपक्वता और सीखना। ये सही उत्तर है, आयोग ने भी इसी को सही माना है। परिपक्वता और सीखना ये क्या है, विकास के निर्धारक तत्व हैं। आगे देखते हैं, फिर से और रिपीट देखिए, एक सेट में कम से कम सूक्ष्म और स्थूल यानी फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, इसके कम से कम 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। रिपीटिशन भी बहुत होता है। दौड़ना एवं चढ़ना किससे संबंधित है, पाँवों का है, हाथों का, धड़ का या शारीरिक का। तो आपको पता होगा चलने और चढ़ने में, दौड़ने में क्या होता है, हमारा पाँवों का, पैरों का क्रियात्मक कौशल होता है इन्वॉल्व। आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास, इससे हमेशा ही सवाल बनते हैं। एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित, आत्मनिर्भर है, अपोजिट विपरीत है, सिमिलर है, समान है या डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। तो आपको क्या पता है, वृद्धि और विकास अंतर संबंधित, आत्मनिर्भर है। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि भी जो है एक समय तक रुक जाती है, लेकिन वृद्धि और विकास एक साथ शुरुआत होके चलते हैं। इसका मतलब जैसे 4 से 5 साल का बच्चा है तो उसका जो है विकास का लेवल जो होगा वो उसी लेवल के बच्चों के समान ही माना जाएगा जो सिद्धांत दिए गए हैं। जो 12 से 18 साल का यदि कोई बच्चा है किशोरावस्था का, तो उसके विकास के जो सिद्धांत हैं उसी के अनुरूप वो है जो है डेवलप होता है। आगे देखते हैं, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है हमारे आयोग ने। तो इसका जो है सही उत्तर जो है वो हमारा है, इसका सही उत्तर जो है वो है प्लेजेंटा। इसको हिंदी में भी प्लेजेंटा बोलते हैं, ये अपरा आयोग ने लिख दिया है, इसको हालांकि जानता कोई नहीं है, हिंदी वाले भी इसे प्लेजेंटा ही पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है, भ्रूण जो रहता है यानी एक बच्चा जो है माँ के शरीर से कैसे जुड़ा रहता है, प्लेजेंटा के द्वारा। आगे देखते हैं, 75% मस्तिष्क का जो विकास है वो किस आयु में हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला भी है। आयु ने उत्तर इसका सही 5 वर्ष माना है, लेकिन आप गूगल नेट में यूज करते हैं तो 2 वर्ष में जो उन्होंने माना है, मस्तिष्क का 75% जो है डेवलपमेंट हो जाता है। आपको ये याद रखना है 2 वर्ष वाला। आयोग ने क्या दिया है, 5 वर्ष का। लेकिन क्या हुआ होगा, इसके बाद आंसर की में चैलेंज लगे होंगे और चेंज हो गई होगी आंसर की। तो ये जो है 2 वर्ष वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये हमारे जो है इसके रेफरेंस भी हमारे गूगल में जो है अवेलेबल है कि क्या रेफरेंस है इसका 2 वर्ष का होने का। आगे देखते हैं, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक कैसे सीखता है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है 50% से ज्यादा जो है हमारे सिंपल आते हैं, और सिंपल होने का मतलब है कॉमन सेंस। यदि आपने प्रैक्टिस करी है इस तरह के सवालों की तो आपका दिमाग चलेगा, और दिमाग चलने से ही आपका उत्तर बन जाएगा। बाकी 50% को 25-25 बांट दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, और कुछ तो ऐसे ही आते हैं 25% कि फैक्ट बेस ईयर पूछ लिया, कुछ रचना पूछ ली, तो इस तरह के पूछे जाते हैं। चम्मच पकड़ने की क्रिया जो है वह संबंधित है आंख और हाथ के समन्वय से। तो आंखों का यूज होता है और हाथों का भी, तभी वो चम्मच पकड़ पाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है व्यक्तियों में, परंतु प्रतिरूप जो है वो क्या रहता है, पैटर्न। तो अव्यवस्थित रहता है विकास की गति का, अप्रत्याशित अनप्रिडिक्टेबल है, अनुक्रमिक सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, या पैर से सिर तक है। इसका सही उत्तर है जो है सीक्वेंशियल ऑर्डरली। मतलब कि व्यक्ति हर दूसरे की जो है विकास वो अलग अलग है, लेकिन एक पैटर्न जो फॉलो होता है ना, वो सबका एक जैसा रहता है, अनुक्रमिक, सीक्वेंस और ऑर्डरली। मतलब किसी व्यक्ति की एज जब बड़ी होगी तो उसकी आवाज में परिवर्तन आना, बच्चे की किशोरावस्था में आके, तो वो एक प्रतिरूप सब में दिखाई देता है लगभग। आगे देखते हैं, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है माना है। यहाँ पर आयोग ने भी कई बार गलतियां कर देता है। तो जैसे इंग्लिश भी एक बार आपको पढ़ ही लेनी है, कई बार हिंदी में कुछ नहीं समझ में आ रहा। हु कंसीडर्ड फ्रीडम एंड कंटिन्यूटी टू बी नेसेसरी फॉर द लर्निंग। स्वतंत्रता और निरंतरता को जिसने जो है अनिवार्य माना है, ऑप्शन है आपके स्किनर, फ्रॉबेल, चॉम्स्की या प्याजे। तो इसका सही उत्तर है जो है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने जो है
जो है बच्चों से संबंधित बताया है कि इनकी स्वतंत्रता है और निरंतरता, कंटिन्यूटी। और इसके लिए इन्होंने ये भी बताया है कि बच्चों के लिए विभिन्न पेडागोजी यूज करनी चाहिए। केवल जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं करना है। संज्ञानात्मक से मतलब ये है कि केवल हमें बुक्स का जो है वो बस नहीं पढ़ाना है, रटाना नहीं है, मल्टीपल पेडागोजी यूज करनी है। और साथ साथ में इन्होंने शारीरिक विकास, तो यही तो स्वतंत्रता और निरंतरता, ताकि बच्चे जो हैं फन बेस्ड लर्निंग कर सकें, उन्हें जो है सीखने में आनंद आए। तो पूरी पूरी बात ये है कि स्वतंत्रता और निरंतरता का यदि सिद्धांत आता है तो सही उत्तर हमारा है फ्रॉबेल। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। चॉम्स्की ने, वाइगोत्स्की ने, सिगमंड फ्रॉइड ने या जीन पियाजे ने? ये आपके ऑप्शन है। इसका जो सिद्धांत दिया है वह दिया है चॉम्स्की ने। तो भाषा सीखने का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। इन्होंने बताया कि भाषा सीखने की जो क्षमता है बच्चों में जन्मजात रहती है। यानी जन्म से ही बच्चों का दिमाग ऐसा रहता है, भाषा सीखने योग्य है और वही इसको इस्तेमाल करता है। यानी भाषा को इस्तेमाल करने की क्षमता कौन प्रदान करता है? दिमाग, बच्चों का ब्रेन कह सकते हैं, मस्तिष्क भी कह सकते हैं इसको। और इन्होंने एक और चीज बताई है, LAD बताया है इन्होंने। इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी भाषा को सीखने की एक डिवाइस बच्चों के दिमाग में रहती है बचपन से, जन्म से ही, और यही उसे मदद करता है भाषा को सीखने में, इस्तेमाल करने में और उपयोग करने में। तो ये आपका उत्तर सही है, चॉम्स्की। कभी आ जाता है LED डिवाइस का उपयोग जो है या इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो वो भी चॉम्स्की ने दिया है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, तो बेबलिंग स्टार्टेड इन एज ऑफ, तो जो बबलाना जो है किस आयु में प्रारंभ होता है? 2 में, 4 में, 8 में या आपके 12 महीने में? तो 2 महीने की एज में जो है बच्चों का बेबलिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ वो बोल नहीं पाते लेकिन बड़बड़ाना, बलबलाना, बबलाना शुरू कर देते हैं। वहीं 6 से 8 महीने में आप देखें तो अक्षर को जो है दोहराना सीखे जाते हैं। यानी कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसको वो कोशिश करेंगे रिपीट करने की। वहीं यदि पहला शब्द बोलना देखें तो 10 महीने से 12 महीने में पहला वर्ड वो बोल लेता है। वहीं आगे यदि इसके बाद 12 महीने के बाद देखें तो वो अधिक शब्द बोल देता है, अधिक, एक से अधिक शब्द जो है बोल सकता है। ओके, आगे देखते हैं। बॉबलिंग में देखिए फिर से यही प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि जब इतने सारे पेपर बनाने होते हैं 50 प्लस, तो होती प्रश्नों की कमी। कई बार क्या होते हैं, एक ही चैप्टर, यानी बाल विकास के अंदर एक ही चैप्टर से हो सकता है 5 से 6 सवाल एक ही पेपर में आ जाते हैं। तो ये तो आपकी लक है कि कौन सा चैप्टर आपसे बनता है और उसमें ही सारे क्वेश्चन फंस जा रहे हैं 5 6 7। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। बबलाने की क्रिया में प्रथम क्या होता है? जब वो बेबलिंग करते हैं तो वॉवल्स निकलते हैं, वो तो वॉल्स निकलते हैं, स्वर निकलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न हमारा अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव डालता है? यहाँ अधिगम की बात की गई है, सीखने की। क्या सीखना, ये नहीं बात करी गई यहाँ पर कि पढ़ाई की, एजुकेशन की, राइट? अधिगम सीखना घर में भी बच्चे सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, है ना, और विद्यालय में भी सीखते हैं। तो किसका प्रभाव पड़ता है एक गरीब विद्यार्थी पर? मान लो अमीर या गरीब के आधार पर, अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, गरीब कम करता है, प्रभाव नहीं पड़ता, ये गरीब विद्यार्थी अधिक करता है। तो ये है प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो गरीब जो आसपास, वो क्या उसके आसपास समाज नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है, उसके आसपास भी समाज है, उसके पास भी परिवार है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्कूल में जाता है, शिक्षक हैं, तो वो भी अधिगम की प्रक्रिया उसमें भी होती है, समान रूप से होती है। लेकिन अधिगम के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन की स्पेसिफिक बात करें तो उसमें भी ये है कि अमीर विद्यार्थी होने से ये नहीं होता है कि बच्चा बहुत अधिक पढ़ने लगेगा। आपने देखा होगा कई सारे जो है बैकग्राउंड बहुत अच्छा है फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो है बैकग्राउंड वो एक कारक नहीं है,
उसकी अधिगम का। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, कौन सा विकल्प जो है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। उपलब्धि में, तो अचीवमेंट के मामले में जो है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, इंडिविजुअल वेरिएशन जो है इसका सिंबल नहीं है, प्रतीक नहीं है। पूर्व अनुभवों में भिन्नता, जेंडर वेरिएशन, लिंग में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, पूर्व निर्देशन में भिन्नता। तो जो पूर्व अनुभव की भिन्नता है, तो वो एक व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक माना जाता है। रुचियों में भिन्नता है, वो तो सभी में होती है, तो वो एक प्रतीक माना जाता है, पूर्व निर्देशन। लेकिन जो जेंडर वेरिएशन है, मेल फीमेल है, ये भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक जो है वो नहीं है, इंडिविजुअल वेरिएशन। तो ये आपको याद रखना है। पूर्व अनुभवों में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, पूर्व निर्देशन में भिन्नता, ये सब में अलग अलग होती है, लेकिन इसे नहीं माना जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक। आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सबसे सही है, यानी विद्यार्थियां जो गलतियां करते हैं उसके बारे में सही कथन कौन सा है। आपको मैं भी सलाह दूंगा, इस तरह से सिंपल वर्ड में तोड़ लिया करिए जब भी प्रश्न आप पढ़िए त्रुटियों के संबंध में, मतलब गलतियां। ठीक है, जो आप कहीं जगह लिखा रहता है कौन सा कथन सही नहीं है, उसकी जगह आप चेंज करके लिख लिया करिए असत्य है, क्योंकि जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो वहीं आप भ्रमित हो जाते हैं, है ना। कि जैसे यही कथन होता, कौन सा जो है सत्य नहीं है। विद्यार्थियों को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, सत्य नहीं है, आप ऐसा पढ़ के बोलेंगे। इससे अच्छा आप जो है ये बोल लीजिए कि ये असत्य है, ये गलत है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो हमारे एक आध नंबर गलत होने से बचा लेती हैं। तो गलतियां जो है विद्यार्थियों को कभी नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते। तो सही कथन ये है कि मिस्टेक्स जो है, त्रुटियां जो है अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। गलतियों से ही जो है इंसान भी सीखता है, बच्चे भी सीखते हैं। जो गलती होगी तो उसको वो दोहराएगा नहीं। कहीं मैंने एक फेमस, एक हमारे कोट पढ़ा है मैंने, अब मैं यहाँ इसलिए बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं, अब उनका नाम नहीं मुझे याद है, तो वो कहते हैं कि मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझसे गलतियां होती हैं, क्योंकि इससे मुझे आगे बढ़ने की और आगे जो है अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा कथन है। हमें भी जीवन में बहुत गलतियां होती हैं प्रिपरेशन के टाइम में, जो पुरानी है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वही उनको हमें दूर करते हुए आगे हमें बढ़ना है। ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए नहीं था, मोटिवेशन के लिए ही था, टाइम वेस्ट करना नहीं था इसका उद्देश्य। अगला देखते हैं, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है। व्यक्तिपरक मतलब होता है इंडिविजुअल, उससे मतलब व्यक्तिपरक समझ गए आप। एक एक व्यक्ति का हम जो है व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। तो प्रक्षेपी, साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि या समाज विधि। इसका जो सबसे सही विधि है इंटरव्यू मेथड, क्योंकि साक्षात्कार विधि में 1 to 1 हमारी टॉक होती है। एक शिक्षक है, काउंसलर है और एक बच्चा है, या एक कैंडिडेट कह सकते हैं। उसका यदि व्यक्तित्व मापन है, साक्षात्कार विधि, ये प्रश्न पूछेगा, ये उत्तर देगा, तो उसके द्वारा दिए गए उत्तर के थ्रू वो जो है उसके व्यक्तित्व का वो आकलन करता है, कौन, काउंसलर। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि क्या है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी डेवलप जो है मेजरमेंट, तो ये क्या है आपका ऑप्शन है, रेटिंग निर्धारण मापनी, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये क्या इंटरव्यू है। ये इसका सही उत्तर ये है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इसमें क्या है, थीम बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये इंडिविजुअल क्यों नहीं है, क्योंकि 1 to 1 नहीं है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इंडिविजुअली नहीं बनाए गए हैं। जो थीम है वही थीम दूसरे के लिए हो सकती है। ठीक है, तो थीम बेस्ड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कई बार इंटरव्यू में होता है कि कुछ ऐसा है उसमें डॉट बना है, बस एक खाली पेज है और डॉट बना है, उसके बारे में आपको लगभग 100 शब्दों 200 शब्दों के बारे में बताना है। अब आप जो है क्या सोचते हो उसके बारे में,
आप उसको देखकर क्या-क्या चीज़ें उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके जो है अनकॉन्शियस माइंड में भी क्या चीज़ें हैं, वो सारी निकल के आती हैं। तो ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। इसको प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, थीम बेस्ड कोई एक थीम दे देते हैं और उसके बारे में जो है व्यक्ति को बताना रहता है। आगे देखते हैं, कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? साथियों का समूह, समुदाय, परिवार और भावनाएँ। आपको इससे समझ में आ गया होगा कि इसका जो सही उत्तर है हमारा, सही उत्तर है इसका क्या? भावनाएँ, इमोशन सही उत्तर है, क्योंकि ये पर्यावरण का से संबंधित नहीं है। हमारे आस-पास साथी, समुदाय, परिवार ये सब हमारे क्या है, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें याद करने की चीज़ नहीं था, वो एक कॉमन सेंस बेस्ड एक क्वेश्चन था। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना, तो चिल्ड्रंस लर्निंग को समझना जो है चाहिए हमें, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिससे क्या हो सकता है, अ, नई संकल्पनाएँ सिखाएँ, उन्हें आज्ञाकारी बनाएँ, दोस्त बनाने में मदद करें या स्कूल के शिष्टाचार सिखाएँ। तो उन्हें जो क्या है हमें बताना है, जिससे क्या होगा, टीच देम न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे हम नई संकल्पनाएँ सिखाने में मदद कर सकती हैं। इसको एक थोड़ा-सा मैं डिटेल में जाऊँगा कि हमें बोला जाता है कि हमें क्या सीखना है, कि बच्चों को कैसे सिखाना है। बच्चों को सिखाना, ये हमें सीखना पड़ता है। या चाहे हम डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हों, आगे आपकी जो ट्रेनिंग्स होंगी, मेरी भी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें यही सिखाया जाता है ज़्यादातर। क्योंकि जो हमारे सीखने का जो तरीका है और जो बच्चों के सीखने का तरीका है वो डिफरेंट है। हम जैसे आप मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, आपको आ रहा है समझ में। डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस जो पुराने हैं वो बहुत सारे हैं। जो बच्चों के एक्सपीरियंस रहते हैं वो कम, क्योंकि उन्हें एक्सपोज़र कम मिलता है। उनके जो सीखने का तरीका क्या है, अलग रहता है। और ऐज भी हमारी क्या है, अलग है। हम जो है नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, कहानियाँ पढ़ लेते हैं 10-10 पेज की। क्या बच्चे ऐसा पढ़ पाते हैं? बच्चे तो नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चों की दुनिया ही अलग है। बच्चों की दुनिया में तो क्या है, खेल है, फन है, मज़ाक है, दोस्त हैं, ये रहते हैं। उनके जो सीखने का तरीका है वो अलग है। तो इसलिए हमें भी, आप देख रहे होंगे कि एनईपी में जो मेथड भी हैं, वो हमें ये नहीं बताई जाती हैं लेक्चर मेथड, क्योंकि ये हमारे सीखने का तरीका है। और बच्चे के सीखने का तरीका क्या है? खेल है, फन है, तो इसीलिए जॉयफुल लर्निंग हो, खेल-खेल में शिक्षा हो, है ना? एक्सपीरियंशियल यानी करके सीखना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बच्चों के सीखने के लिए, बच्चों की सीखने की टेक्निक्स हैं और उन्हीं पे हमें जो है सीखना होता है। तो हमें जो है चिल्ड्रन लर्निंग का मैकेनिज्म सीखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम उन्हें कॉन्सेप्ट सिखा पाएँ। कॉन्सेप्ट कैसे सिखा पाएँगे? जब हम बच्चों को उनके तरीके से उन्हें सिखाएँगे। तो अ, मुझे लगा, आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन ये चीज़ थोड़ी समझने लायक थी। इससे क्या है, यदि आप इस सेट ऑफ माइंड से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि ये सारे आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, जो अभी मैं ये बच्चों के सीखने का तरीका बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके जो है बहुत आसानी से हो जाएँगे। आगे देखते हैं। It is through that human competence and the ability to function in their environment get enhanced। तो यह जो है, कई बार ये क्या है, मुझे भी लगता है ये जो आयोग है वो भी गूगल ट्रांसलेटर का यूज करता है। कई बार पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है जो दिए रहते हैं, इसलिए जरूरी है आप इंग्लिश में भी पढ़ें। तो मनुष्य की क्षमता और उसके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है इसके माध्यम से। It is through that human competency ability to function in their environment get enhanced। इसका उत्तर है बैठने से, सोने से, लर्निंग से या वॉकिंग से। इसका सही उत्तर है, पता होगा कि जो मनुष्य की कैपेसिटी है और वातावरण में काम करने की क्षमता है वह लर्निंग से। लर्निंग का मतलब केवल सब्जेक्ट लर्निंग नहीं होता है, स्किल को सीखना होता है, चाहे वो सब्जेक्ट भी इसी में इंक्लूड हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे मनुष्य की क्षमता, वातावरण में काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है, इसे आपको याद रखना है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए यानी हमारे लिए बात की गई है, तो आपको एज अ शिक्षक सोचना है। कहीं लिखा रहे बच्चों के लिए, तो आपको खुद एज अ चाइल्ड सोचना है।
तो शिक्षकों के लिए यह जानना जरूरी है कि बच्चे जो हैं, हमारे लिए ये जरूरी है कि बच्चे कैसे क्या करते हैं, सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। तो ये जो है हमारे लिए दोनों जरूरी हैं, ताकि हम जो है सिखा पाएंगे और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अधिगम को आंशिक रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाती है, और आंशिक रूप से क्या माना जाता है? सोशल माना जाता है। इसने ही तो अलग से ही आयोग ने भी लिख दिया था, इसने ही। तो पहला है सोशल है, असंज्ञानात्मक है, निष्क्रिय माना जाता है, या इलॉजिकल माना जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग उत्तर हो गए। हमारे लिए जो सही उत्तर रहेगा वो है सोशल। इस संज्ञा जो हमारा अधिगम है, अधिगम के अंतर्गत संज्ञानात्मक भी है, प्लस इसके अंतर्गत जो है सोशल यानी सामाजिक अभिक्रिया भी है, और संज्ञानात्मक है। यानी स्कूल इसे कह सकते हैं संज्ञानात्मक, और स्कूल के अंतर्गत भी सब्जेक्ट का नॉलेज। क्योंकि स्कूल का मतलब संज्ञानात्मक नहीं है। स्कूल में आजकल जो एनईपी के अकॉर्डिंग भी 360 डेवलपमेंट की बात की गई है, केवल संज्ञानात्मक नहीं है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। और ये पूरे जो विकास के डेवलपमेंट के डोमेन है 5, वो पूरा विकास जो है ये स्कूल के अंतर्गत करवाते हैं। तो सामाजिक और सोशल मिलकर के जो है अधिगम बनाते हैं। आगे देखते हैं। सीखने का एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। तो क्यों? रीजनिंग है, केवल विचार है, धारणा है, विश्लेषण है। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए, पॉजिटिव वर्ड लिखे हैं, तो हमेशा जो तीसरा होगा सबसे सही उत्तर वो माना जाएगा। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, और इसमें क्या शामिल है? विचार, धारणा और विश्लेषण। क्योंकि कोई भी एक विचार रहता है, कोई भी ज्ञान क्या कहलाता है? विचार। और हमारा क्या रहता है? कुछ उसके बारे में पूर्व ज्ञान, उसको कहते हैं हमारी धारणाएं जो रहती हैं। और उनको जब हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कई बार ऐसा होता है विचार के बारे में विश्लेषण करते हैं, फिर हमारी एक धारणा बन जाती है, तो ये भी एक नया ज्ञान है। तो ये तीनों जो है अंतर संबंधित भी हैं, और संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में एक भाग भी है सीखना। इनमें से कौन सही नहीं है? अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि आपको मतलब चाहिए ऐसा कि थोड़ा मैं स्पीड से और पढ़ाऊँ, मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो से मैं ऐसा ही कर दूंगा। आगे देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? टीचिंग, अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं। अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं, कोई अलग अर्थ नहीं है। ये अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम दोनों भिन्न होते हैं। देखो, हमने जल्दबाजी कर दी, क्या नहीं पढ़ा? विट इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा जो है गलत है। अधिगम और अध्यापन अलग अलग अर्थ होते हैं। अर्थ हो सकते हैं अलग अलग अलग, भले ही संबंधित हो, लेकिन अर्थ तो अलग हो सकते हैं। संबंधित है। अध्यापन अधिगम कोई अलग अर्थ नहीं है, तो ये जो है हो सकता है अलग। चौथा है अध्यापन, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया जो है अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होती है। तो अधिगम अलग चीज है, सीखना, और अध्यापन अलग है। लेकिन ये क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये दोनों से भिन्न है। तो सही उत्तर जो है माना है आयोग ने कि अधिगम और अध्यापन का कोई अलग अर्थ नहीं है। तो ये जो है ये गलत है, ये दोनों का अलग अलग अर्थ है। टीचिंग लर्निंग का अलग अलग अर्थ है। आगे देखते हैं। टीचिंग का संबंध किससे नहीं है? नहीं है मतलब कौन सा गलत है? अध्यापन, टीचिंग। टीचिंग क्या है? रीडिंग, अध्ययन, लिखना, अंकगणित या रिस्पॉन्सिबिलिटी। किससे संबंध इसका नहीं है? आपको पता होगा टीचिंग का मतलब रीडिंग नहीं होता है, लिखना नहीं होता है। टीचिंग का मतलब गणित नहीं होता है सिर्फ टीचिंग का मतलब। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ ये आयोग में ये अपील भी लगाई गई थी आंसर की में, कि जो है ये यहाँ होना चाहिए कि है ना। आयोग ने इस पर जो भी निर्णय लिया हो वो जारी नहीं करते हैं कि उन्होंने किस किस प्रश्नों को सही किया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही जिम्मेदारियां। अध्यापन का संबंध किससे है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा अध्यापन यानी हम क्या हैं? एक टीचर हैं, और टीचर का काम है टीच करना, टीचिंग करना। और टीचिंग करना क्या है? हमारी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है इस प्रश्न का।
आगे देखते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और जो है दायित्व। तो ये क्या शामिल है शिक्षा में और अध्यापन में, इन दोनों में शामिल है। तो जो अध्यापन है, टीचिंग है, तो हमारा अधिकार है और दायित्व है। तो क्या ये दोनों सही है? तो सबका तो नहीं अधिकार, लेकिन शिक्षा जो है अधिकार है और दायित्व है। इसमें से क्या है जो दोनों में शामिल है? आयोग ने जो इसका सही उत्तर माना है वह माना है केवल एक, यानी शिक्षा में। शिक्षा में आपको पता भी होगा कि अधिकार और कर्तव्य दो चीजें इसमें शामिल हैं, और इसका रेफरेंस आप कहाँ से ले सकते हैं? संविधान से भी, कि हमारा आर्टिकल जो 21A है, तो वो शिक्षा का अधिकार है, 86वां संविधान संशोधन से लाया गया था। कर्तव्य जो 51 में का में वर्णित है, उसमें कर्तव्य भी है कि जो बच्चों के माता पिता जो हैं 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो जो है प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा जो है वो सुनिश्चित कराएं। अधिकार कर्तव्य इसलिए जो है ये शिक्षा जो है माना जाएगा। आगे देखते हैं अधिगम और सूचना, यानी सीखना और सोचना प्रक्रियाएं हैं। तो दोनों दोनों क्या हैं? आपेक्षिक हैं कि प्रासंगिक हैं? ऑप्शन है केवल एक, दो, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये दोनों ही इसके सही उत्तर होंगे। तो हमारा एक और दो जो है कि दोनों हैं। एक और चीज थोड़ी सी का है, आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, एक एक टर्म का जो है पता होना चाहिए कि आपेक्षिक किसको बोलते हैं और प्रासंगिक किसको बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी इस प्रश्न का जो है उत्तर दे सकते हैं, वरना आप हो जाएंगे कंफ्यूज वहां पर कि हम अब इसमें क्या उत्तर लगाएं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग शब्द हैं और ऐसे शब्द जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे प्रासंगिक की बात करूं, तो प्रासंगिक का मतलब तो है कोई महत्वपूर्ण चीज, और महत्वपूर्ण चीज तर्क के साथ, तर्क के साथ। जैसे हम अभी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो ये हमारे तैयारी करना प्रासंगिक है या नहीं है? इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है। और तर्क क्या है? कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं। कोई तर्क के साथ जो कोई चीज महत्वपूर्ण है वह क्या है? प्रासंगिक है। और अपेक्षिक का क्या मतलब होता है? रिलेटिव, या एक दूसरे पर जो है निर्भर रहने वाला, तो या संबंधित। ठीक है। तो अधिगम और सोचना, यानी कोई चीज हमें सीखनी है और हम सोचते हैं, तो ये प्रक्रियाएं कैसी हैं? दोनों में निर्भर हैं, एक दूसरे की ओर संबंधित हैं। अधिगम और सूचना दोनों से क्या है? संबंधित हैं। प्लस दोनों प्रासंगिक भी हैं, मतलब महत्वपूर्ण है तर्क के साथ। तर्क के साथ कैसे? ये हमें जब सीखते हैं तो हमारे दिमाग में जो है अपने आप दिमाग सोचना उसके बारे में चालू कर देता है कोई चीज। यदि हम दिमाग में कुछ सोचते नहीं है, सोचने का ये मतलब है कोई चीज पढ़ाई जा रही है, उसे बच्चा पूरे ज्ञान से जोड़ता है, तो दिमाग में क्या करता है? सोचता है कि हाँ इसे मैंने कहाँ देखा है, कब किया है मैंने इस चीज को। तो ये दोनों दोनों एक दूसरे से पहली बात अंतर संबंधित हैं, आपेक्षिक हैं। प्रासंगिक मतलब दोनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं होना महत्वपूर्ण है। अधिगम बिना सोचे नहीं हो सकता है ना? सोचना ही बहुत जरूरी है, तभी अधिगम भी होगा। दोनों एक दूसरे से क्या है? महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक भी हैं। और आज की वीडियो का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार कौन होते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होते हैं। मैं तुरंत बता देता हूँ इसका, क्योंकि शिक्षक को भी एक्टिव होना चाहिए तभी वो पढ़ाएगा। शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट भी एक्टिव लर्नर होने चाहिए, तभी वो जो है सीखेंगे। और ये शिक्षक की ड्यूटी रहती है बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना। एक्टिव लर्नर कैसे बनाएंगे क्लास में? उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करके। सारे बच्चे हैं, हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो सभी कैसे हो गए? सब एक्टिव हो गए, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो वो कैसे बन गए? अब पहले थे पैसिव लर्नर, है ना, सक्रिय निष्क्रिय थे, अब क्या हो गए? एक्टिव हो गए। तो यही चीज चीज हमें हमें खुद भी रहना है एक्टिव और बच्चों को बनाना है। आगे देखते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ बीच बीच में, ये आपका जरूर किसी ना किसी प्रश्न में काम में आएगा। आगे देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। तो हमारा प्रभावी शिक्षण क्या है? तो ये सहयोगी होता है या विचारोत्तेजक, इंग्लिश में देख लीजिए, सजेस्टिव रहता है या कोऑपरेटिव रहता है? तो ज्यादातर इस प्रश्नों में यदि दोनों पॉजिटिव वर्ड लिखे हैं, नेगेटिव नहीं जा रहा है और संबंधित हैं, तो हमारा ये जो है बोथ उत्तर इसका हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपको जो है
हमारे जो आपका तो नहीं जा रहा है कुछ, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोस को बनाने के लिए। और ये वीडियो जो है पुराने सेट से पूरा मुझे टाइप करना पड़ता है, उसे इंग्लिश में प्लस हिंदी में। बहुत लोग कह रहे थे कि इंग्लिश भी लाइए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंग्लिश कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में नहीं आते हैं समझ में, तो इंग्लिश वर्ड जरूरी है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। कोई आपके सजेशन हो या कुछ आपका कमेंट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स का भरपूर उपयोग करिए। और आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो जरूर उन्हें ये वीडियो शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे किसी सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।